खाने का भरता। दोपहर के 2 बजे विनीता अपनी बेटी श्वेता को कॉल लगाती है। रविवार की ट्रेन की टिकट करवा ले बेटा। फिर से लड़का देख लिया है क्या मम्मी तुमने? अरे नहीं होने वाली यार मेरी शादी। यहाँ 2 दिन में नौकरी करती नहीं कि तीसरे दिन तुम मुझे वापस लड़का देखने बुला लेती हो। हाँ तो होती रहेगी ना नौकरी शादी के बाद। पापा ने कहा है रविवार को तो यहाँ पहुँच जानी चाहिए। इस महीने की मेरी 4थी नौकरी है मम्मी। इसे भी मुझे रिजाइन मानना पड़ेगा सिर्फ वहाँ आने के लिए। ऊपर से लड़के वालों पर तुम इस तरह से पैसे न्यौछावर करते हो जैसे कि हमारा हीरो का कारोबार है। हमारा न सही लड़के का हीरे का ही काम है। रूप का राजा है करण, उसके सामने तू ही 19 है, वो तो 21 है 21। हाँ समझ रही हूँ मैं कैसा लड़का है। इधर उधर चुम्मे बांटता फिरता होगा। पापा कर लेंगे उससे शादी, मुझे नहीं करनी। श्वेता की बात सुनते ही विनीता अपना फोन राकेश के हाथ में थमा देती है। क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं पापा, मैं तो पूछ रही थी कि लड़के वालों के सामने ब्लू कलर की सूट पहनूं या पिंक। शास्त्रों में लिखा गया है कि माता से डरे न डरे, पिता से डरे सब कोई, जो पिता की न सुने उसे बचाए न कोई। तो श्वेता कैसे ही अपने पापा की बात काटती। राकेश की आवाज सुनते ही उसके कबूतर उड़ जाते हैं और बिना देरी किए श्वेता अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। श्वेता ने 10th के बाद बाहर पढ़ाई की। अब वो बाहर नौकरी कर रही थी। नौकरी क्या कर रही थी? नौकरी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब तक नौकरी करने का समय आया उसकी गर्दन पर शादी की तलवार लटकने लगी। नेहा यार, मेरा वो ब्लू सूट कहाँ है? वो जरी वाला स्पेशल सूट जो मुझे देखने वाले हर लड़की के सामने मैं पहन कर जाती हूँ ना। वही तुम्हारा अपशगुना सूट जिससे पहनकर सबकी शादी टूट जाती है। अरे वो तो चैताली लेकर गई है। वो क्या है ना, उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उसका तो बॉयफ्रेंड है। तो इस रिश्ते को कैंसिल करने का उपाय तुम्हारा सूट ही था। अरे तो अब मैं क्या पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो। वैसे भी तुम्हारी हरकत देखकर लड़का शादी के लिए मना ही कर देगा, सो डोंट वरी। एक चप्पल कमरे के बाहर तो दूसरी बिस्तर के नीचे, पैकिंग बैग बाथरूम में, तो उसमें रखने वाले कपड़े किसी और के कमरे में। ऐसे तो एक एक कपड़ा और सामान जुगाड़ करने में ही एक दिन निकल जाता है। किसी तरह श्वेता अपना बैग पैक करती है। अरे यार, हद होती है शेयरिंग की। मेरी सारी चीजें ये बाजू वाले कमरे की लड़कियां उठाकर ले जाती हैं। जब मैं ना रहूं तब तो मना कर दिया कर। अरे मैं तो खुद नीचे खाने गई थी, तभी ले गई होंगी। ये मेरी ब्लैक टॉप नीलम पहनकर घूम रही थी, खुलवा कर लेकर आई हूँ मैं। इनसे कुछ भी मांगो ना तो इनकी जान पर बनाती है, और मेरी चीजें तो ऐसे ले जाती है मानो इसका पति छोड़ कर गया हो। भीख मंगिया। अब ये मेरी मेकअप किट कहाँ गई? कौन लेकर गया बता ना जरा। उससे आज टकली ना किया ना तो मेरा नाम श्वेता नहीं। अरे पिछले हफ्ते तू ही स्नेहा के कमरे में तैयार होने गई थी और वहीं छोड़कर आ गई थी किट। मैंने तो कितनी बार बोला था जाकर ले आ, पर तुझे काम चोरी भी तो करनी होती है। उसके कमरे में ही लॉक किया होगा किट, और वो गई ऑफिस। 8 बजे के पहले लौटेगी नहीं, और 2 बजे की तेरी ट्रेन है। अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। तुझे कौन सा उस हीरे के कारोबारी पर इम्प्रेस करना है जो तैयार होगी? रहने दे ना, अच्छा ही तो है। लड़की के सामने बिना मेकअप के जाएगी तो रिश्ता कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी ने सही कहा है यार, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई होती है। और ये रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं लौट आऊंगी। ये सोचकर श्वेता अपने शहर लखनऊ पहुंचती है। आ गई मेरी बेटी। चल जल्दी से अपना नाप दे दे टेलर साहब को, तेरा ब्लाउज सिलवा लेती हूँ। मेरा ब्लाउज अच्छा लगता है क्या किसी के सामने ब्लाउज में जाना? हीरे के कारोबारी है तो क्या समझते खुद को? अरे पागल, बाहर रहकर बेहूदी हो गई है तू। ब्लाउज इसलिए सिलवा रही हूँ क्योंकि लड़के वालों ने कहा है कि वो लड़की को साड़ी में देखना चाहते हैं। रात भर में टेलर साहब तेरा ब्लाउज तैयार कर देंगे और कल तो उनके सामने साड़ी में जा पाएगी। हो जाएगा ना टेलर साहब? हे भगवान, मम्मी को भी रह रहकर न जाने कौन सा कुत्ता काट लेता है। अरे मम्मी यार। तभी दरवाजे से राकेश अंदर आता है। तैयार?
मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार, कब आएंगे लड़के वाले। और अगली सुबह सादगी का गहना ओढ़े श्वेता साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहां लड़के वाले पहले से मौजूद थे। बाहर रहकर भी आपकी बेटी मेकअप नहीं करती, ये तो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। विनीता जी, इससे ही तो संस्कार कहते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी बेटी को ना आता हो बहन जी। पिछले 6 साल से बाहर रहती है, खाना, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा सब चीज में माहिर है श्वेता। पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी, अब तो नौकरी भी करती है। सच बोलूं तो मेरी बेटी को कोई काट नहीं सकता। अगर किसी लड़की में इतने सारे फायदे मिल रहे हो तो कौन ही सास उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगी। एक तो उमा को श्वेता जच रही थी, दूसरी तरफ राकेश की मोटी मोटी आंखें देखकर श्वेता कोई गड़बड़ी भी नहीं कर पा रही थी। और तभी अपनी चुप्पी तोड़कर उमा कहती है, हमें श्वेता पसंद है। पसंद हो? मेरा मतलब है अभी तो करण जी मुझसे अकेले में बात करने भी नहीं गए। हीरे का कारोबार है मेरा श्वेता जी, मैं तो नजरों में ही लोगों को परख लेता हूँ। हे भगवान, अगर ये लड़का मेरे साथ अकेले बात करने नहीं जाएगा तो मैं इसे कैसे बताऊंगी कि मुझे कितनी बुरी आदत है। कैसे टूटेगा ये रिश्ता। फंस गई मैं। और श्वेता ऐसी फंसती है कि करण उसे वरमाला पहना देता है और बहू बनकर श्वेता अपने ससुराल आ जाती है। मेहमानों से भरा हुआ ससुराल श्वेता का स्वागत करता है। श्वेता के आते ही सभी उसे घेर कर बैठ जाते हैं। अब हो भी गया, छोड़ भी दीजिए आप सब मेरी भाभी को। और आंटी जी, आप तो बिल्कुल भाभी पर चढ़ गई हैं, उनका एकदम दम घुट जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, मुझे आदत है। कॉलेज में तो इससे भी ज्यादा भीड़ में लाइन में लगे रहना पड़ता था। देखा जी, यही होते हैं फायदे पढ़ी लिखी लड़की लाने के। अभी कोई फूल कुमारी होती ना तो इस भीड़ में 2 बार बेहोश हो जाती। उमा अपनी बहू और करण को लेकर उनके कमरे तक जाती है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है वो देखती है उसकी ननद अपने बच्चों के साथ पहले ही उस कमरे में सोई हुई है। इसीलिए मैंने कहा था रात की ही ट्रेन करवाने की इनकी, फेरे होते ही चली जाती दीदी, पर नहीं, आपको तो इन्हें घर पर रखना था। अरे थक गई होगी, लग गई होगी आग। मेरी बहन भी कोई जवान नहीं है, इसकी भी उम्र हो गई है। करण और बहू दूसरे कमरे में सो जाएंगे। सुरेश कह तो देता है पर शादी के घर में कहाँ कमरे खाली होते हैं। सभी कमरों का वही हाल था। अब श्वेता के ससुराल वाले ना ही अपने मेहमानों को नाराज कर सकते थे, ना ही बहू को। और इस असमंजस को देखकर कृति अपनी माँ के पास जाकर कहती है, अब क्या होगा मम्मी, ऐसे तो भाभी पर हमारा बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। करण के तो पसीने छूट जाते हैं। हॉल में बैठकर सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। तभी कमरे से एक हाथ में तकिया चादर लिए दूसरे हाथ से अपना लहंगा पकड़े श्वेता हॉल में आती है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, पीजी में तो इससे भी बुरी हालत देखी है मैंने। मुझे तो कॉम्प्रोमाइज करने की आदत है मम्मी जी, मैं हॉल में सो जाऊंगी। और करण जी के साथ तब जिंदगी भर रहना है। पर मेहमानों का क्या है, वो तो 2 दिन के लिए आए हैं ना, उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। बहू, ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी तूने। हीरे के व्यापारी को तो आज असली हीरा मिला है। जीती रहे बहू, जीती रहे। ये कहकर सुरेश अपनी बहू को अपने डायमंड की अंगूठी खोलकर आशीर्वाद के रूप में देता है। उमा के साथ साथ पूरा परिवार निश्चित हो जाता है कि उन्होंने बेस्ट बहू का चुनाव किया है। पर ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली लड़की अपने साथ और क्या क्या खूबी लेकर आई थी ये तो अब पता चलने वाला था। अगली सुबह 10 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग श्वेता के जागने का इंतजार कर रहे थे। उमा जी, आपने बहू को बताया नहीं कि आज उसकी पहली रसोई है? कब उठेगी, कब खाने की तैयारी करेगी, कब सब खाएंगे? 11 बजे तो दीदी को निकलना है। अगर वो भूखी चली गई तो बड़ी बदनामी होगी हम सबकी। जहां आपकी बहन की बात आती है आप बावले ही हो जाते हैं। देख नहीं रहे क्या कि पिछले 2 घंटे से जाकर बहू को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार वो बस 10 मिनट करके मुझे वापस भेज देती है। तभी आंखें मसलती हुई श्वेता अपने कमरे से बाहर आती है। 11 बजे स्टेशन के लिए निकलना है ना बुआ जी को, अभी बहुत टाइम है।
आप क्यों टेंशन ले रहे हैं पापा जी? मैं 5 मिनट में नहा कर आती हूँ, फिर 15 मिनट में सबको खाना परोस दूंगी। श्वेता किचन में जाती है और फटाफट नाश्ते की तैयारी कर 10 मिनट के अंदर ही सभी की प्लेट में खाना सर्व भी कर देती है। मेरी साइज देख, और ये प्लेट में परोसा तेरा पराठा, इतना छोटा पराठा बहू। खुद कम खा लूंगा पर आपके प्लेट में खाना कम नहीं होने दूंगा दीदी। पहली रसोई है ना दीदी, अंदाजा नहीं लगा होगा बहू को। अंदाजा? ये 8 लोगों के बीच 1 कटोरी दाल, ये बिना भिगोए हुए 1 मुट्ठी चावल, और ये मेरे प्लेट का आधा कच्चा पराठा। ये रसोई है भाभी? अंदाजा नहीं लगा? अंदाजा नहीं लगा तो 5 लोगों का खाना बना देती, या 10 लोगों का, 19, 20। कौन सा अंदाजा लगाया है बहू ने? सब 0 होकर किया। 5 साल का बच्चा भी इससे ज्यादा खा लेता है। और वाकई किरण का गुस्सा लाजमी था। जब खाने की टेबल पर 8 लोग बैठे हो और किसी की प्लेट में 1 चम्मच चावल आए, किसी में दाल 1 चम्मच और किसी में पराठा, तो सभी का नाराज होना तो लाजमी है। ये क्या है श्वेता, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी पहली रसोई है? हाँ, और बुआ जी की ट्रेन है ना, जल्दी जल्दी खाना बनाना था तो मैं जल्दी जल्दी बना कर ले आई। चाहती तो 1 मीठा बनाकर परोस सकती थी, पर देखिए मैंने पूरी रसोई बनाई और आप मुझ पर ही बिगड़ रहे हैं। रात भर वो हॉल में सोई है ना दीदी, लगता है नींद पूरी ना होने के कारण चिड़चिड़ी हो रही है। ये लीजिए 2100 रुपये, मैं चलती हुई ट्रेन में आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूंगा, ट्रेन में कुछ खा लीजिएगा दीदी। और इस तरह सुरेश अपनी बहन को विदा करता है। किरण के घर से निकलते ही उमा रसोई में जाती है और देखती है रसोई तो ऐसी साफ है मानो वहाँ खाना ही ना बना हो। बेकार ही सब श्वेता पर बिगड़ गए। बेचारी का काम इतना तो अच्छा है, कितनी सफाई करके गई है रसोई में। हो गई होगी खाने में मिस्टेक, पर मुझे विश्वास है दोपहर में अच्छा खाना ही बनाएगी। नाश्ते में नाक के बराबर खाना खाने के बाद सभी दोपहर में खाना बनने का इंतजार कर रहे थे, पर श्वेता कुछ नहीं बनाती। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा पापा, आप तो जानते हैं ना भाभी 10 मिनट में खाना बना लेती है। अभी फट से जाएगी और फट से खाना बना कर ले आएगी। तो अब कब जाएगी? 4 तो बजने वाले हैं। तू जा अपनी भाभी को बुला कर ला। लगता है वो भूल गई है कि वो अपने पीजी में नहीं ससुराल में है। नई नई शादी में आदतें बदलने में वैसे वक्त तो लगता है। प्रीति अपनी भाभी के पास उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना बनाने के लिए कहती है। दोपहर में कौन खाना खाता है दीदी? मुझे तो ऐसी कोई आदत नहीं है। पर हमें तो दोपहर में खाने की आदत है ना भाभी। बाहर से भी खाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी बना कर ले आइए। इन लोगों का तो खाना खत्म ही नहीं होता। कहाँ फंसा दिया मम्मी ने मुझे। जैसे ही कृति श्वेता के कमरे से बाहर जाती है, श्वेता अपनी माँ को कॉल लगाती है, पर फोन राकेश उठाता है। क्या तकलीफ आ गई? नहीं पापा, मैं क्या कह रही थी, एक टाइम में 4 सब्जी बनाऊं कि 2 में हो जाएगा? और अपने पापा से डरकर श्वेता सीधा रसोई भागती है और अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है कॉर्नफ्लेक्स। ये क्या मजाक है श्वेता? कॉर्नफ्लेक्स दोपहर के खाने में कौन खाता है? पहले तुमने नाश्ते में चावल बना दिए, वो भी ना के बराबर, और अब ये कॉर्नफ्लेक्स। मैंने तो भगदड़ वाली जिंदगी देखी है, मैं तो यही खा लेती हूँ। जल्दबाजी में मैं आप लोगों के लिए भी ले आई। गुस्से से सुरेश खाने के टेबल से उठकर बाहर चला जाता है। 2 दिन तो सुरेश और करण बाहर ही खाना खाते हैं, जिससे उमा बड़ी परेशान थी और वो ये परेशानी अपनी सहेली सुषमा से साझा करती है। अरे पगली, तू भी ना पागल है। तेरी बहू खुद जो खाना बनाती है वो गलत बनाती है, पर अगर तू ही उसे बता दे कि क्या बनाना है तो कैसे गलती करेगी वो? खाना बनाना तो उसे आता ही है और वो कामचोर भी नहीं है। अरे हाँ सुषमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उमा अपनी बहू के पास जाती है और उसे डोसा बनाने के लिए कहती है। 2 दिन से तेरे पापा जी को घर का खाना नहीं मिला। आज रात अगर उन्हें अच्छा खाना नहीं मिला ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी बेटा। नहीं मम्मी जी, डोसा तो मैं पीजी में भी बनाती थी, आप फिक्र मत कीजिए। श्वेता रसोई में डोसा बनाने तो जाती है, पर कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करती। वो तो सीधा अपने कमरे में जाती है और आयरन चालू करके बैठ जाती है।
ये बहू डोसा का घोल लेकर अपने कमरे में क्यों जा रही है? इत्तेफाक देखिए मम्मी जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए मैं डोसा आयरन पर बनाऊंगी। इससे पहले कि उमा कुछ सोच पाती, श्वेता आयरन को उल्टाकर उसके ऊपर डोसा सेकना शुरू कर देती है। ये लीजिए, उतर गया डोसा, और इसी पर बन जाएगा मसाला भी। आलू तो पहले ही उबाले हुए थे, वरना दिक्कत हो जाती। श्वेता की ये हरकत देख सासू माँ का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तो होश में तो है बहू, आयरन पर डोसा कौन बनाता है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना मम्मी जी, तो यहीं तक रुक गई। मेरी सहेलियाँ तो आमलेट भी आयरन पर बना लेती थी। राम 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 राम, अगर सिलेंडर खत्म हो गया था तो इंडक्शन भी तो था हमारे पास। इतना अड़ंगा करने की जरूरत क्या है मम्मी जी, जब काम आसानी से हो सकता है। पहले इतने बर्तन करो, फिर उन्हें धो। मैं तो इतना ड्रामा करती ही नहीं। अब आप खाने पर बैठिए, खाना आप लोगों की प्लेट पर पहुंच जाएगा। क्या आपने कभी खाया है पूरी की साइज का डोसा, वो भी आयरन के ऊपर सेका हुआ? सुरेश का तो जरा भी मन नहीं था उस डोसे को खाने का, पर 2 दिन से बाहर खा खा कर वो इतना परेशान हो गया था कि वो वहीं खाकर सो जाता है। अगली सुबह एक बड़ा सा परात लेकर उसमें आधा ग्लास आटा डालकर श्वेता हॉल के बीचों बीच बैठ जाती है और आटा गूंदने लगती है। इतने बड़े परात में इतना कम आटा? और छाना क्या बहू? कल रात ही तो आपने मुझे इतनी बात सुनाई मम्मी जी कि इतनी छोटी चपाती, इतना छोटा डोसा, सब बड़ा बड़ा क्या करो, अच्छे से काम करो। इसलिए मैं बड़ा बर्तन लेकर बैठ गई। वहाँ देखिए रसोई में सबसे बड़े पतीले में आलू उबालने रखा है मैंने। सिर्फ 2 आलू, वो भी इतने बड़े पतीले में? हे भगवान। तो और क्या करती मैं मम्मी जी? आपको ये तो नहीं लगना चाहिए ना कि मैं काम चोरी कर रही हूँ। तभी आवाज लगाता हुआ करण कहता है, चाय दोगी कि नहीं तुम, कि यही सब करती रहोगी? भूखे रहने से अच्छा है कि चाय ही पीऊं। श्वेता फौरन इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाती है और सभी की प्लेट में ब्रेड और साथ में चाय रख देती है। ये ब्रेड तो कच्ची है भाभी। शांति दीदी, शांति, आयरन को गर्म होने छोड़कर आई हूँ मैं। और तभी गर्मा गर्म आयरन लेकर श्वेता सभी के प्लेट में रखे ब्रेड पर चला देती है। लो, हो गए तैयार ब्रेड। अब मेरा फोन लेकर आइए तो उमा जी, मैं समधी जी को फोन लगा रहा हूँ। बहुत हो गया मजाक, मेरी गलती हो गई जो मैंने आंख मूंद कर बहू पर भरोसा कर लिया। माना वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ऐसा खाना खिलाएगी। और सुरेश लगाता है राकेश को फोन। ये क्या सुन रहा हूँ मैं श्वेता? खाना बनाना भूल गई हो तुम? भेज दो तुम्हारी माँ को सिखाने या मैं आकर बना दूं? खाना? वही तो पापा, मैं तो सब इसीलिए कर रही थी ताकि दीदी परेशान होकर खुद रसोई संभाल ले। उन्हें भी तो पराये घर जाना है, वो भी तो काम सीखेंगी ना। पर अब मैं समझ गई हूँ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब हो जाएगा पापा, डोंट वरी। और राकेश का फोन आती श्वेता खुद ब खुद अपनी पीजी की दुनिया से बाहर आ जाती है और अच्छे से अपना ससुराल संभाल लेती है।